नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी। देवेंद्र सिंह चौहान यूपी के कार्यवाहक डीजीपी बना दिए गए हैं। देवेंद्र सिंह चौहान को यूपी डीजीपी का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। देवेंद्र सिंह चौहान फिलहाल डीजी इंटेलिजेंस के पद पर कार्यरत हैं। डीएस चौहान 1988 बैच के आईपीएस अफसर हैं। कल ही मुकुल गोयल को डीजीपी पद से हटा दिया गया था। उसके बाद प्रशांत कुमार को कार्यवाहक के तौर पर नियुक्ति मिली थी, लेकिन उसके बाद अब कार्यवाहक का डीजीपी जो होंगे वो होंगे देवेंद्र सिंह चौहान। जब तक नए डीजीपी की नियुक्ति नहीं हो जाती, देवेंद्र सिंह चौहान पदभार पर रहेंगे और तमाम जो आदेश हैं, तमाम जो कार्य योजनाएं हैं उसको देखने वाले हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। तौकीर किदवई हमारे साथ में जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से। तौकीर, सभी को इंतजार था कि आखिरकार मुकुल गोयल के जो पद है उस पर कौन आता है। फिलहाल कार्यवाहक के तौर पर देवेंद्र जी को नियुक्ति मिल चुकी है, डीएस चौहान को नियुक्ति मिली है, और कितने ज्यादा वो असरदार रहेंगे इस जिम्मेदारी में, क्योंकि योगी को अधिकारी रास नहीं आते हैं। देखिए, जिस तरह से उनका कार्यकाल रहा है, मजबूत अधिकारी रहे हैं, कई बड़े फैसले लिए हैं उन्होंने, लेकिन फिलहाल सीनियरिटी के तौर पर अगर देखा जाए तो जीएल मीणा और आरके विश्वकर्मा, ये दो ऐसे नाम हैं जो सीनियरिटी के तौर पर डीजी पद के सबसे बड़े दावेदार माने जा रहे हैं। फिलहाल इसी को देखते हुए अभी सरकार अगर फैसला नहीं ले पाई है, तो इसीलिए डीएस चौहान को फिलहाल कार्यवाहक के तौर पर डीजीपी की कुर्सी पर बैठाया गया है, क्योंकि अभी कई तरह के चुनाव आने वाले हैं। अभी पार्षदी के चुनाव है, जो नगर निकाय के चुनाव है। इसी को देखते हुए डीजीपी पद जरूरी है कि वहां पर कोई ना कोई अधिकारी तैनात रहे। फिलहाल उनके पास डबल चार्ज है, अभी वो डीजी इंटेलिजेंस के तौर पर भी है और उत्तर प्रदेश के जो डीजीपी के तौर पर भी वो काम देखेंगे। माना यह भी जा रहा है कि डीजीपी पद को लेकर भी अभी थोड़ी सी गहमागहमी तेज होने वाली है, क्योंकि मुकुल गोयल हेडक्वार्टर वहां केंद्र से अब भेजे गए थे। तो माना ये भी जा रहा है कि अगर अगला कोई डीजीपी होता है तो हो सकता है कि वो भी केंद्र से आए और उसके बाद वो डीजीपी पर आसीन हो। तो फिलहाल थोड़ा सा इंतजार करना होगा, लेकिन ये माना जा रहा है कि डीएस चौहान काबिल अफसर हैं और उनका जो कार्यकाल होगा वो बेहतर हो सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी साझा करने के लिए। तो देवेंद्र सिंह चौहान को इस जगह पे नियुक्ति मिली है और वो पदभार ग्रहण करेंगे और तब तक जिम्मेदारियों का निर्वहन वही करने वाले हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात ज्ञान वापी की करेंगे। ज्ञान वापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। क्या है ये फैसला, समझिए। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ 2 नए वकीलों को अटैच किया है। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे कराए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं हो जाती है तब तक सर्वे इसी तरीके से जारी रहेगा। मस्जिद के चप्पे चप्पे का सर्वेक्षण होगा, निरीक्षण होगा, कमीशन की कार्रवाई की जाएगी। और कब तक होगी ये भी समझ लीजिए, 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट को सौंपनी होगी और इस दौरान जिन भी लोगों ने आपत्ति जताई थी या आपत्ति जताएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र है कि ताला खोलिए या ताला तोड़िए, लेकिन कमीशन की कार्रवाई 17 मई तक पूरी हो जानी चाहिए। अरे जो मैं बहस किया हूं, मैं अपने तर्क के आधार पर कर रहा हूं। कमीशन कार्रवाई प्रारंभ हो चुकी है। कोर्ट का आदेश जब कंप्लायंस शुरू हो गया है तो बीच में रुकना उचित नहीं है। यह ऑर्डर कमीशन कार्रवाई अगर प्रारंभ नहीं हुई होती तो सोचा जा सकता था। अब जहां तक कमिश्नर चेंज करने की बात है उस पर असंतुष्ट हो रहे हैं, तो माननीय न्यायालय द्वारा हम लोग निवेदन किए हैं, उभय पक्ष निवेदन किए हैं कि माननीय न्यायालय स्वतः चल करके मौके पर कमीशन कार्रवाई करवावे। अब माननीय न्यायालय द्वारा मौखिक कहा भी गया है तो ऐसा संभव भी हो सकता है। न्यायालय को विराट पावर है। अजय कुमार मिश्रा के साथ में विशाल सिंह आगे 2 हो गए ना, ये अच्छा दो संयुक्त हो गए। और यदि इसके साथ भी अवरोध उत्पन्न करने के प्रयास को न्यायालय ने बखूबी समझा और ये तक कहा है कि अगर ये सहयोग नहीं भी करता, डिफेंडेंट नंबर 4 मौजूद भी ना रहे तो भी इसको कमीशन की कार्रवाई को पूरा करके रिपोर्ट ले आएगी। तो प्रतिवादी पक्ष मान लीजिए मौजूद नहीं रहता है तो भी कमीशन कार्रवाई पूरी की जाएगी। जी, ये आदेश है, ये आदेश दिया गया। जो विवादित क्षेत्र था उसके लिए स्पष्ट है, ताला खोला जाए या तोड़ा जाए, कमीशन पूरी कराने के आदेश दे दिए गए हैं। हमारी एक एक आर्गुमेंट को कोर्ट ने माना है, लिख दिया है, कुछ बाकी नहीं छोड़ा है। बैरिकेटिंग का ऑप्शन नहीं खत्म, स्पष्ट ताला तक लिख दिया है। ताला तोड़ने के आदेश कर दिए गए हैं, बैरिकेटिंग का सवाल नहीं बाकी रह गया है।
वकील साहब को सुन रहे थे आप, अधिवक्ता हैं ये, और इनका जो आक्रामक तेवर है वो साफ तौर पर बता रहे हैं कि कितने खुश हैं अपनी जुर्ह के बाद कि उनकी जुर्ह को माननीय अदालत ने, माननीय न्यायालय ने स्वीकृत कर लिया है। तो सिर्फ ज्ञानवापी का ही मसला आज प्रमुख नहीं था, 3 अहम मसले रहे। 3 अहम मसले क्या? आपकी टीवी स्क्रीन पर कुछ विंडोज होंगी, वो देखिए। ज्ञानवापी सर्वे यहाँ नहीं रुकेगा। जी हाँ, पहली विंडो में आप देख पाएंगे ज्ञानवापी की तस्वीरें हैं। उत्तर प्रदेश में आज 3 अहम मुद्दों पर फैसला सुनाया गया है, मथुरा, काशी और आगरा। हम आपको 3 तस्वीरें साथ में दिखा रहे हैं। पहला वाराणसी की तस्वीर है, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला है, जहां पर कोर्ट की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से ये फैसला सुना दिया गया है कि कोर्ट कमिश्नर की अध्यक्षता में जो कमीशन है वो पूरा किया जाएगा। 17 मई तक का समय दिया गया है और साफ तौर पर स्टेटमेंट में लिखा गया है कि ताला खुलवाइए या तोड़िए, बीच में जो भी आए उस पर कार्रवाई होगी। दूसरी तस्वीर आप आगरा की देख पाएंगे। आगरा में ताजमहल को लेकर के भी एक स्टेटमेंट आया है जज साहब का। वो स्टेटमेंट भी बहुत तक कुछ कहता है। उसमें उन्होंने अयोध्या से जो मीडिया प्रभारी हैं भाजपा की, उनको साफ तौर पर कहा कि साहब अगर आप कल के दिन कह दें कि हमको जज के चैम्बर में आना है तो वो तो नहीं हो जाएगा। आप पहले पीएचडी करके आइए, सर्वे करके आइए। 22 में से 20 कमरों को क्यों खोल दिया जाए, आप ये बताइए। और साफ तौर पर इसमें इस बात की तरफ संकेत है कि जो ये पूरी याचिका है उसके तथ्य और आधार ही गलत हैं। तीसरी तस्वीर आप मथुरा की देख पाएंगे। मथुरा के जितने भी मसले हैं, जो टोटल मसले हैं, उनको 4 महीने के अंदर निपटा लेने के आदेश दिए गए। तो वहीं जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान सीतापुर जेल से सीबीआई कोर्ट पहुंच गए हैं। करीबन 45 मिनट की बहस के बाद आजम खान वापस सीतापुर जेल भेज दिए गए। आजम खान पर आरोप तय होने थे, लेकिन आजम खान के वकील कलीम रहमान ने अर्जी में कहा कि उन्हें मुकदमे से जुड़े दस्तावेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट नहीं सौंपी गई है, इसलिए पहले उन्हें सभी तरह के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए जाएं। फिलहाल कोर्ट ने अगली तारीख से पहले सभी दस्तावेज उपलब्ध कराए जाने को कहा है। आजम खान के वकीलों का कहना है कि तथ्यों को देखने के बाद आरोपों से बरी करने की एप्लीकेशन डाली जाएगी। तो वहीं खराब स्वास्थ्य होने का हवाला देते हुए आजम खान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर पेशी के लिए निवेदन किया, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। जो भी अगली तारीख होगी उसमें अब आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हो जाएंगे। अखिलेश सरकार में जलकल विभाग में हुई अनियमितताओं को लेकर आज सीबीआई कोर्ट में उनकी पेशी थी आजम खान की, क्योंकि उसमें 1342 ऐसे पद थे जिन पर भर्ती की गई थी। उसी पर आरोप लगाते हुए 2018 में मुकदमा लिखा गया था। फिलहाल उनके वकील हमारे साथ हैं, कलीम रहमान जी। सर, क्या पूरा मामला रहा? आज सीबीआई कोर्ट में पहुंचे थे, कितनी देर की बातचीत हुई और क्या सवाल हुए कोर्ट में? देखिए, करीबन 45 मिनट का रहा और कोर्ट ने चार्ज की स्टेज पर बुलाया था कि 207 का कंप्लायंस हुआ, लेकिन ऑब्जेक्शन उस पर फाइल किया गया था कि 207 का कंप्लायंस पूरी तरीके से नहीं हुआ है। कुछ डॉक्यूमेंट हैं जो प्रोवाइड नहीं कराए गए स्टेट की तरफ से। इस पर कोर्ट ने क्वायरी करी थी और उस बात को माना कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स रह गए हैं। उस डॉक्यूमेंट्स ना बात मानने की नहीं मिल पाने की वजह से कोर्ट ने जो है बढ़ा दिया और ऑब्जेक्शन हमारे आज फाइल हुए थे कोर्ट में। तो कितनी देर की बातचीत? क्या विपक्ष की तरफ से भी कुछ बातचीत की गई जो उनके विरोधी की तरफ से जो है कोर्ट ने क्वायरी करी थी, तो उन्होंने माना कि हाँ कुछ डॉक्यूमेंट हैं, जिस पे कोर्ट ने पूछा क्या दिए जाते हैं, जैसे सीएफएसएल रिपोर्ट है, तमाम चीज़ें, तो उन्होंने माना कि हाँ अभी नहीं मिल पाई है। अगली डेट कुछ तय हुई है कब? लोग चूंकि बाहर चले आए हैं तो अगली तारीख पता चल जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और है कि इसमें जब ये और जो आरोपी थे इस मामले से जुड़े हुए, क्या उन पर भी किसी तरह का फाइल हुआ था केस, वो भी आए थे इसमें? अभी फिलहाल तो जो है आजम खान साहब आए थे और दूसरा कोई नहीं आया था फिलहाल तो। अच्छा, बाकी जो उनके मामले चल रहे हैं तो इसमें क्या लगता है कि इस मामले में चार्जशीट कब तक फाइल हो जाएगी या सीबीआई कोई फैसला ले सकती है अभी? ये तो जो है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बता पाएगी कि जांच उसी को करना होता है कि वो कब फाइल करेगी कब नहीं करेगी। ये चीज़ फिलहाल आजम खान को कुछ राहत मिलते दिख रही है आपको, लग रहा है आने वाले समय? क्यों नहीं मिलेगी? सुप्रीम कोर्ट ने कल देखिए कहा ये तो ज़रूर होगा बेहतर, उम्मीद तो यही है। इस मामले को लेकर अभी जो भी डेट होगी उसमें भी चार्जेस फाइल होने की उम्मीद है आपको? कि चार्जेस फाइल नहीं, अभी चार्ज जब फाइल होगा तो डिस्चार्ज मूव करी जाएगी। अभी चार्ज कोर्ट ने फिलहाल आरोप तय नहीं करे हैं अभी। हमसे बात करें, कलीम रहमान साहब हैं जो एडवोकेट हैं आजम खान के। इनका कहना है कि अभी चार्जेस तय नहीं हुए हैं, उनके ऊपर आरोप तय नहीं हुए हैं। फिलहाल अभी अगली डेट मिलेगी, उस पर आजम खान फिर आएंगे और फिर एक बार बातचीत होगी। तो अभी कहीं ना कहीं आजम खान जो एक मुकदमा उनका बाकी रह गया है, जिसमें अभी हाल फिलहाल अभी पुलिस ने, रामपुर पुलिस ने एक चार्जशीट फाइल की है, उसको लेकर सिर्फ
अभी बहस बाकी है, उसमें अगर उनको बेल मिलती है तो आजम खान जेल से बाहर भी हो सकते हैं। फिलहाल इंतजार करना होगा किस तरह की कार्रवाई कोर्ट करती है और किस तरह के फैसले लेती है। फिलहाल आज आजम खान पे कोर्ट कोई भी आरोप तय नहीं कर सकी और आजम खान वापस सीतापुर जेल भेजे जा चुके हैं। कैमरा पर्सन रियाज के साथ तौफीक किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। तो खबरों में आगे बढ़ते हुए आपको याद दिलाते चलें कि कल सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी, वो बात आजम खान से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि साहब ये अजब सा इत्तेफाक है जो बार बार आजम खान के साथ होता है, जब वो बरी होने वाले होते हैं तो एक केस और दर्ज हो जाता है। ये कैसे हो रहा है? ये इत्तेफाक एक बार नहीं बार बार कैसे हो रहा है? तो उन्होंने कहा ये इत्तेफाक है, लेकिन तमाम जो मामले हैं वो सही है। उन्होंने कहा कि इसको पूरा पुख्ता करवाइए, ये मामला इस तरीके के इत्तेफाक बार बार नहीं होने चाहिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्बास अंसारी को बड़ा झटका लग गया है। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की अब्बास अंसारी की अर्जी को सिरे से खारिज कर दिया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने पुलिस की ओर से चार्जशीट लगाए जाने के बाद अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज कर दिया। ऐसे में अब अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर अदालत की रोक नहीं रहेगी। मायावती का ट्वीट है। अखिलेश यादव से नाराजगी की खबरों के बीच में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा नेता आजम खान का समर्थन करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मायावती ने ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी और अन्य बीजेपी शासित राज्यों में कांग्रेस की तरह ही गरीबों, दलितों, आदिवासियों और मुस्लिमों को टारगेट करके जुल्म, ज्यादती और भय का शिकार बनाते हुए उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह अति दुखद, जबकि दूसरों के मामलों में इनकी कृपा दृष्टि जारी है। इसी क्रम में यूपी सरकार द्वारा अपने विरोधियों पर लगातार द्वेषपूर्ण और आतंकित कार्रवाई और वरिष्ठ विधायक मोहम्मद आजम खान को करीबन 2.25 सालों से जेल में बंद रखने का मामला काफी चर्चाओं में है, जो लोगों की नजर में न्याय का गला घोटने नहीं तो और क्या है। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक हुई थी और आज इस बैठक में कई अहम फैसलों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर भी लगाई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव के समय जो जनता से वादा किया, उस वादे पर खरी उतरती नजर आ रही है। इस बैठक में आपको बता दें कि 17 वसान का औपचारिक अनुमोदन किया गया है। हरिद्वार जिला पंचायत से संबंधित निर्णयों के लिए एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया, जो कि कोर्ट के निर्णय से संबंधित जानकारी शासन को अवगत कराएगा। साथ ही उत्तराखंड में अंत्योदय कार्ड धारकों को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। तो वहीं किसानों को गेहूं खरीद पर प्रति क्विंटल 20 रुपए बोनस मिलने वाला है। इसके साथ ही गन्ना भुगतान के लिए जाने वाली शासकीय गारंटी के लिए विभाग शासन को एक्ट के हिसाब से शुल्क देगा, यानी कि पैसे देगा। अगर किसानों को मदद की आवश्यकता होती है तो विभाग इस बारे में शासन को अवगत कराएगा। इसके बाद किसानों को शासन की तरफ से मदद की जाएगी। इसके अलावा पशुपालन विभाग में कृत्रिम गर्भाधान के लिए फील्ड में जाने वाले कर्मचारी को प्रति केस मैदानी क्षेत्र में 40 रुपए और पर्वतीय क्षेत्र में 50 रुपए दिए जाएंगे। केदारनाथ में बनाए जा रहे 1 मंजिला भवन को 2 मंजिला बनाने की अनुमति भी मिल गई है। प्रदेश में सभी अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को प्रत्येक वर्ष 3 गैस के सिलेंडर मुफ्त मुहैया कराए जाएंगे। ये योजना तुरंत लागू की जाएगी। जो कृत्रिम गर्भाधान के लिए कर्मचारी जाते हैं, उनको पहले मैदान में 40 रुपये और पहाड़ में 50 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा मिलते थे। बीच में केंद्र सरकार द्वारा जब उनको 100 रुपया प्रति केस मिलने लगा तो ये पैसा बंद हो गया था। अब आज ये निर्णय हुआ कि पूर्व की भांति इन लोगों को 40 रुपये मैदान में और 50 रुपये प्रति क्षेत्र में उन्हें दिए जाएंगे। शासकीय गारंटी दी जाती है, उसके ऊपर विभाग द्वारा प्रतिभूति शुल्क दिया जाना होता है। इसमें निर्णय हुआ कि एक्ट के अनुसार विभाग शासन को ये शुल्क देगा। तो वहीं दूसरी तरफ धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में हुए फैसलों पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर आदर्श आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया। जोशी का कहना है कि सरकार ने 3 गैस सिलेंडर मुफ्त देना, किसानों को 20 रुपए बोनस और चीनी मिलों को लेकर व्यवस्था बनाने की बात कही है। जितने भी कैबिनेट के फैसले आज हुए हैं, सारे फैसले राजनीति से प्रेरित फैसले हैं और आदर्श आचार संहिता का जो चुनाव आचार संहिता हमारी है,
उसका खुलेआम सरकार उल्लंघन कर रही है। आपके घोषणा पत्र में आपने उन घोषणाओं को पूरा करना है, लेकिन ये समय जो चयनित आपने किया है, चंपावत का चुनाव चल रहा है, मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, सिलेंडर आपने देने हैं, आप दोगे, आपने पूरा करना चाहिए, लेकिन इतना तो ध्यान रखते चुनाव आचार संहिता चल रही है और इस चुनाव आचार संहिता के चलते आप कुछ फैसले ले सकते नहीं ले सकते, इसमें तो आपको तय करना चाहिए था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की कार्यप्रणाली को सराहा है। आपको बता दें, सचिवालय में बुधवार को सुशासन पर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री धामी ने बीती 5 मई को हरिद्वार में परिसंपत्तियों के स्थानांतरण को लेकर आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी के कार्य करने की शैली का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि अवस्थी स्वयं कार्यक्रम में संतों का सम्मान कर रहे थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस बात को बताता है कि सरकार के कामकाज को वो कितनी गंभीरता से करना चाहते हैं।